हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस महान यात्रा की जिसने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बनाया बल्कि एक सभ्यता को एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में बदल दिया। आज संविधान दिवस है और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पिछले 75 वर्षों में भारत का संविधान भारत को कहां तक पहुंचाता है, बल्कि सवाल यह भी है कि आगे आने वाले 25 वर्षों में हमारा संविधान हमें कहां तक ले जाने वाला है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 26 नवंबर 1949 वो महान दिन जिस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, आत्मर्पित किया और अपनाया। भारत ही नहीं, दुनिया को यह भरोसा नहीं था कि इतनी विविधता, इतने मतभेद और इतने बड़े भूगोल वाला देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में टिक भी पाएगा या नहीं। लेकिन 75 साल बाद भारत सिर्फ टिका हुआ नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र बनकर खड़ा है। और इस पर एक बहुत बड़ा क्रेडिट अगर किसी को दिया जा सकता है तो वह है हमारा संविधान, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे संविधान दिवस की, हमारे संविधान की यूनिकनेस की, हमारे संविधान के 75 वर्षों की यात्रा की और आगे आने वाले 25 वर्षों के लिए क्या रूपरेखा होगी उस पर। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको करंट अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहली चीज, भारत के इस संविधान को यूनिक क्यों कहा जाता है? क्या है ऐसा हमारे संविधान में? आप अगर देखें तो हमारे आस पड़ोस के सभी देश जो हमारे आसपास ही आज़ाद होते हैं या उसके आस थोड़ा बाद भी, कहीं पर भी संविधान टिक नहीं पाया। लेकिन भारत का संविधान टिका भी, भारत को मजबूत भी किया। तो इसमें वो यूनिकनेस क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है कि यह सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग था। सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग के तौर पर भारत के संविधान के लागू होते ही हमारे संविधान ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। शुरू से ही सबको वोट और सबके वोट की कीमत बराबर, यह सिद्धांत अपनाया गया। यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इसमें भी यह अधिकार बहुत देर से आया। भारत ने शुरुआत से ही कहा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, और एक ये बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था जो हमारे संविधान ने अपनी शुरुआत में ही किया। दूसरी बड़ी चीज़, विविधता में एकता का वैज्ञानिक मॉडल। देखिए, भारत का एक जो मॉडल है वो भले ही कई बार उसको क्वासी फेडरल या कुछ भी कहा जाए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और जिसमें यूनिटरी टिल्ट है, यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से भारत को एक देश बनाए रखने के लिए सदैव सकारात्मक रूप से कार्य किया। मजबूत केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी उनके क्षेत्राधिकारों में शक्तियां दी गई हैं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो ब्लूप्रिंट संविधान ने दिया उसने निश्चित तौर पर हमारे देश की इस सतत यात्रा को आगे बढ़ने में मदद की है। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय की रीढ़ हमारे देश ने, हमारे संविधान ने वास्तव में जब बात करी सबको समानता की, तो समानता केवल एक समान होने की बात नहीं की, समान अवसरों की भी बात की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सुविधा दी, और महिला के लिए अलग से कमीशन और महिला सेंट्रिक लॉज, और उनके लिए संविधान में ही अधिकारों को अलग से विश्लेषित करना। यह संविधान ने बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जो विविधता थी उसमें सामाजिक न्याय को आधार देने के लिए कार्य किया। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी डेमोक्रेसी का, विधि का शासन। कानून के आगे सब बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सबसे ऊपर कानून है। यह जो सिद्धांत अंगीकृत किया गया समानता को स्थापित करने वाला, यह भी हमारे संविधान की सफलता का एक बड़ा कारण रहा। और इसके साथ साथ संविधान को हमने एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया। आज तक भारत में 106 संविधान संशोधन हो चुके, कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से, कई इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारा संविधान जो 1950 में बना था वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज के तौर पर काम करता है। पिछले 75 साल की यात्रा में क्या हिस्टोरिक माइलस्टोन रहे उनको भी समझिएगा। तो
इसको शॉर्ट में देखते हैं तो सबसे पहले 1950 से 70 का दौर, जो शुरुआती दौर है, वो हमारा नेशनल बिल्डिंग फेज रहा। इस दौरान फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या की गई, प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद अगर हम 75 से 77 का दौर देखें तो इमरजेंसी लगाई गई, जो हमारे लोकतंत्र का और हमारे संविधान का सबसे बड़ा टेस्ट था। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, प्रेस की फ्रीडम पर हमला किया गया था, लेकिन जनता ने लोकतंत्र को वापस लाया और यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी जीत बनता है। इसके बाद अगर हम 1980 से 2000 के दशक को देखें तो सामाजिक न्याय और जो संघीय विस्तार है उस पर बड़ा काम किया गया। अगर आप देखें तो इस दौर में आता है मंडल आयोग, जो कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस देता है। पंचायती राज को लेकर के 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हमारे संविधान के द्वारा किए गए। अगर 2000 से 2025 यानी कि पिछले डिकेड की बात करें तो न्यू इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का विस्तार होता है भारत में, जहां पर डिजिटल राइट्स की बात होती है, प्राइवेसी की बात होती है। पुट्टा स्वामी केस के बाद ट्रिपल तलाक का जजमेंट आता है, 370 खत्म किया जाता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसका नाम है। और इस तरीके से अगर आप देखें और फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हम देखें तो जीएसटी, जिसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नया ढांचा तैयार किया, ये हमारे पिछले 2000 से 2025 के बीच में हुए विकास हैं। देखिए, भारत का संविधान सिर्फ कानून नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी भी है, समाज का आईना भी है, और इसी तरीके से हमारे संविधान ने काम भी किया है। हमारे संविधान की इस यात्रा में मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से अनुच्छेद 21 देखने को मिलता है, जहां पर लिबर्टी की परिभाषा को विकसित किया गया। और अनुच्छेद 21 जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, यह एक लाइन से बढ़ करके 70 से ज़्यादा उप अधिकारों तक पहुंच चुका है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड, लीगल एड, डिग्निटी, शेल्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्चर के अगेंस्ट राइट, ये सारे और इसके साथ बहुत सारे राइट्स को ऐड कर दिया गया है। मतलब 70 से ज़्यादा उप अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ऐड किए गए हैं, जो दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस और पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से संभव हुआ, और यही कारण है कि हम अपने संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, एक जीवंत दस्तावेज मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और संविधान की बात हो रही है तो कुछ ऐसे जजमेंट्स भी हमें याद करने चाहिए जो भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक तरीके से कह सकते हैं स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं। जैसे कि केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया और कहा गया संविधान के मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मेनका गांधी केस 1978 का, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया, साथ ही साथ कई सारे अधिकारों को भी व्याख्यायित किया गया। विशाखा केस है 1997 का, जिसमें वर्क प्लेस पर वुमेन्स की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस दिए गए, जिसको लेकर के बाद में कानून भी बना। पुट्टा स्वामी केस बहुत इंपॉर्टेंट केस, जहां पर राइट टू प्राइवेसी का मामला आता है और उसे फंडामेंटल राइट घोषित किया जाता है। और इसी तरीके से ट्रिपल तलाक बिल 2017 का ट्रिपल तलाक का डिसीजन, जिसमें जेंडर जस्टिस यानी कि लैंगिक न्याय के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और ये फैसले दिखाते हैं कि न्यायपालिका ने संविधान के अंतिम प्रहरी के तौर पर कितनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारे संविधान की जो आत्मा है वह सामाजिक न्याय है, और हमारे संविधान का असली लक्ष्य यही था कि भारत में सामाजिक रूप से सबको बराबरी मिले। इसके लिए भारत सरकार ने और संविधान ने मिलकर SC/ST को प्रोटेक्शन दिया, OBC रिजर्वेशन दिया, वुमेन सेफ्टी लॉज लाए, डिसेबिलिटी राइट्स को मजबूत किया, माइनॉरिटी सेफगार्ड्स को जो है मेंटेन किया। देखिए, रिजर्वेशन केवल एक बहस नहीं थी, वास्तव में ये एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सुधार था जो भारत में सामाजिक न्याय की मूल भावना को स्थापित कर रहा था। इसने करोड़ों लोगों को भारत की मुख्य धारा में लाने में बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, पिछले एक दशक में कई बड़े परिवर्तन हुए, जैसे 370 हटा, वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, डिजिटल गवर्नेंस के लिए UPI, जैम, ट्रिनिटी वगैरह लाए गए, ट्रांसपेरेंसी के लिए आधार और DBT को लिंक किया गया,
और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो गरीब कल्याण के लिए अलग योजनाएं चलाई गई, पंचायतों का एम्पावरमेंट किया गया, स्टार्टअप इंडिया, स्केल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इसके साथ साथ G20 की प्रेसिडेंसी, ये सारी चीज़ें जो घटित हुई, इन्होंने दिखाया कि हमारा देश कितना मजबूत हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। और ये सब किस आधार पर हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारे संविधान के आधार पर, वी द पीपुल ऑफ इंडिया की भावना के आधार पर। अब अगला प्रश्न यह है कि 2047 तक, यानी कि अगले 15 सालों में हम क्या करने वाले हैं, अगले 25 सालों में हम क्या करने वाले हैं, क्या हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे या नहीं? इस लक्ष्य के लिए भी हमें संविधान की तरफ देखना होगा। संविधान जिन मूल्यों की अपेक्षा करता है, उन मूल्यों का संरक्षण करना होगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कानून केवल किताब नहीं, उसकी आत्मा को समझना होगा। और जब हम संविधान की भावना और आत्मा को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ मिलकर काम करेंगे, तभी जाकर के हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो संस्थागत मजबूती है, वह भी संविधान के अंतर्गत हमें बनाए रखनी होगी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना होगा, जवाबदेह बनाए रखना होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर के जो भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, पुलिस रिफॉर्म करने होंगे, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। इसी के साथ साथ नागरिक जो अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, जैसे कि वोटिंग राइट्स का अपने पूरा इस्तेमाल करना होगा, टैक्स पेमेंट्स टाइम से करने होंगे, सिविक बिहेवियर सीखना होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना होगा, हार्मोनी और एथिकल बिहेवियर करने होंगे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें राइट्स का भी बैलेंस बना के रखना होगा। AI, डेटा और सर्विलांस जैसी चीज़ें आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अगर हम संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत इनके साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट और एक एज साबित होगा। और इसी के साथ साथ भारत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल को और ज़्यादा विकसित और मजबूत करना होगा। देखिए, भारत का संविधान एक दस्तावेज नहीं था केवल, यह एक वादा था। एक वादा कि यह राष्ट्र जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठकर एक साझा भविष्य बनाएगा। आज हम 75 सालों की इस अद्भुत यात्रा को याद करते हैं तो हमें खुद से यह सवाल अवश्य पूछना चाहिए, क्या हम संविधान की उस आत्मा के अनुरूप आज खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? और क्या 2047 में हम ऐसा भारत बना पाएंगे जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं की होगी कि हम भी एक विकसित राष्ट्र बनेंगे? जवाब हमें मिलकर देना होगा, आपको भी, मुझे भी और हम सबको भी। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं। वर्ष 2027 के लिए हमारा सामान्य अध्ययन के लिए, GS के लिए P2I कोर्स, जो कि प्रतिज्ञा प्लस के नाम से है, P2I का मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यह कोर्स अवेलेबल है हर उस बच्चे के लिए जो 2027 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहता है। दूसरा बैच 2028 के लिए भी अवेलेबल है और जो बच्चे 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच अवेलेबल है। अब मैं आपको 2027 के बैच के लिए बता दूं, यह हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में अवेलेबल है। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रेगुलर डेली क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप यानी कि आपको इंडिविजुअल मेंटोर दिया जाएगा जो आपकी ज़रूरतों और आपकी तैयारी की जर्नी में आपके साथ रहेगा। और यह सब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बहुत ही कम प्राइस पर, यानी कि 20,999 रुपये की प्राइस पर मिल रहा है। और यह प्राइस इतना कम किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ अचीवर्स सेल चल रही है। और यह आपको डिस्काउंटेड प्राइस कब मिलेगा? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको कोड लगाना है PK लाइव और इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। यह ध्यान रखिएगा। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पर, चाहे वो GS का हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो या फिर आपका जुडिशरी के लिए, स्टेट PCS के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो PK लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।